अब हम क्लाइमेटोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, उच्च स्तर के बादल हाई क्लाउड्स मुख्य रूप से सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं और पृथ्वी की सतह को ठंडा करते हैं। दूसरा कह रहा है, निम्न स्तर के बादल लो क्लाउड्स पृथ्वी की सतह से निकलने वाले अवरक्त विकिरण को इंफ्रारेड रेडिएशन का अधिक अवशोषण करते हैं और इस प्रकार गर्मी प्रभाव उत्पन्न करते हैं या अर्थ को गर्म करते हैं। फिर कह रहा है कि सही उत्तर चुने, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, कोई भी सही नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो वो कह रहा है कि जो हाई क्लाउड्स हैं वो सूर्य से जो आने वाली विकिरण है जिसे हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं उसको ज्यादा परावर्तित कर देते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं और इसकी वजह से ये पृथ्वी को ठंडा करते हैं हाई क्लाउड्स। और हाई क्लाउड्स मुख्य रूप से कौन से होते हैं? सिर्रस क्लाउड, पक्षाब मेघ, जिनकी ऊंचाई 6 किलोमीटर से ज्यादा होती है, अर्थात ये 6 किलोमीटर से ऊपर बनते हैं और इनमें मुख्य रूप से आइस क्रिस्टल होते हैं। तो हम लॉजिक तो ये लगा सकते हैं कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन आएगी, जो आइस क्रिस्टल होंगे वो उनका एल्बिडो ज्यादा होगा और वो इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। लेकिन ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ये इस पे टिका हुआ नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। अब ये देखेंगे क्यों गलत है। इसके बाद दूसरा देखो, निम्न स्तर के बादल वो कह रहा है कि जो लोअर क्लाउड है जैसे स्ट्रेटस क्लाउड, जिनकी ऊंचाई 2 किलोमीटर से नीचे होती है, अर्थात 2 किलोमीटर तक ये पाए जाते हैं, मुख्य रूप से स्तरीय बादल स्ट्रेटस क्लाउड जो होते हैं। तो कह रहा है कि वो क्या करते हैं, अर्थ से होने वाला जो रेडिएशन है, देखो होता क्या है, सूर्य से विकिरण आई, इंसोलेशन जिसे हम कहते हैं, उसको अर्थ अवशोषित करती है और फिर वापस से उसको रेडिएट करती है लॉन्ग वेव के रूप में, जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो अर्थ पहले गर्म हुई, उसके बाद उसने वापस से उस ऊर्जा को रिलीज कर दिया, वो होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और वो इंफ्रारेड के रूप में होता है। और ये कह रहा है कि ये उस इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो लोअर क्लाउड होते हैं और वापस अर्थ की ओर भेज देते हैं, जिससे अर्थ गर्म हो जाती है। ये बात कह रहा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके गलत हैं, आंसर इसके होगा न तो एक न ही दो। लेकिन होगा क्यों, अब इसको समझना होगा। देखो हमने इसको किया था एनवायरमेंट में कि थिनिंग ऑफ सिरस क्लाउड, इस सिरस क्लाउड को पतला कर देना चाहिए जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट कम होगा। यही हमने दूसरा भी देखा था साथ के साथ कि जो लोअर क्लाउड होते हैं वो नेट वार्मिंग इफेक्ट नहीं, नेट कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं और ये नेट वार्मिंग इफेक्ट कर, देखते हैं कैसे होगा, अभी इसको मैं समझाता हूं। देखो होता क्या है कि मान लो कि अर्थ सरफेस है और यहां पर 6 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर बादल बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिर्रस क्लाउड। बहुत ही पतले होते हैं, थिन होते हैं और इनमें आइस क्रिस्टल होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, जिन्हें आप हिंदी में पक्षाब मेघ कहते हो और इंग्लिश में सिर्रस क्लाउड कहा जाता है। और दूसरे होते हैं जो 2 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर मिलते हैं, यहां पर ये इस तरह से स्तरीय बादल हैं। ये जलीय बूंदों से बने होते हैं, इनकी मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है, लेयर्स के रूप में होती है स्तरीय बादल। तो इन्हें बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड। तो ये लोअर क्लाउड्स हैं, ये हायर क्लाउड्स हैं। लेकिन होता क्या है, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो होता क्या है कि अगर सूर्य की विकिरणें आई तो इनका क्या इंपैक्ट है, ये देखो ये जो आ रही हैं शॉर्ट वेव के रूप में, इन्हें हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो ये जो सिर्रस क्लाउड है, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन इस तरह से जो आ रही हैं, मान लो कि यहां से 4 किरणें आ रही हैं, तो इनमें से 2 को अपने में से गुजरने देते हैं और अर्थ की ओर आने देते हैं, इस तरह। अर्थात इनकी जो ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन है इसके लिए पारगम्यता ज्यादा है, इसमें से गुजर जाती हैं और जब वो अर्थ पर पहुंचेंगी तो ये अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा देंगी। पहला कि क्यों क्यों इन्होंने रिफ्लेक्ट कम किया, इनका जो रिफ्लेक्शन है ये जो वापस से जाने वाला है ये कम होता है, इनका एल्बिडो कम है, ये वापस रिफ्लेक्ट कम करती है, इनके बीच में से ही गुजर जाता है। तो ये अर्थ सरफेस पर ज्यादा पहुंचेगा तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देगा। अब दूसरा केस क्या होता है, देखो जब ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ पर पहुंचता है तो अर्थ इसको अवशोषित करती है और उसके बाद अर्थ वापस से खुद ठंडी होगी, तो वो क्या करेगी, इस रेडिएशन को जिसको उसने एब्जॉर्व किया वापस से इसको रेडिएट करेगी और ठंडी होगी और उसे ही हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मान लो मैं यहां बना दूं इस तरह से, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, पार्थिव विकिरण है जो अर्थ रिलीज करती है ठंडा होने के लिए, यहां अवशोषित किया, यहां रिलीज कर दिया, इसे बोला पार्थिव विकिरण। और ये मुख्य रूप से होता है इंफ्रारेड के आईआर के रूप, और ये होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था।
अब होता क्या है कि ये जो सिरस क्लाउड है, इन्होंने इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन को आने दिया, लेकिन दूसरा जो ये काम करते हैं वो क्या करते हैं कि यहां से जो ये लॉन्ग वेव जा रहा था इसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वापस अर्थ की ओर वापस री रेडिएट कर देते हैं ये यूं। तो देखो, एक तो सूर्य से आने वाली जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन था, एक तो वो इस अर्थ तक पहुंचा ज्यादा क्योंकि इन्होंने इसमें से पास करने दिया। दूसरा, जो अर्थ से रेडिएशन जा रहा था उसको भी ये अवशोषित करते हैं और अर्थ की ओर वापस भेज देते हैं। तो इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। इस प्रकार जो ये सिरस क्लाउड होते हैं, इनका नेट वार्मिंग इफेक्ट होता है। ये अर्थ को ठंडा नहीं करते, इनका अर्थ को वार्म करने में ज्यादा रोल है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर क्लाइमेट चेंज को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, उसकी एक तरीका यह भी है कि इन सिरस क्लाउड को पतला कर दिया जाए, इनको कम से कम बनने दिया जाए। थिनिंग ऑफ सिरस क्लाउड जिन्हें कहा जाता है। तो ये तो इसका खेल था, लेकिन वहां पर लिखा है क्वेश्चन में कि ये ठंडा करते हैं। ये ठंडा नहीं करते, इनका नेट वार्मिंग इफेक्ट है, ये गर्म करते हैं अर्थ। अब बात करते हैं इन क्लाउड्स की, जो लोअर क्लाउड्स है। तो लोअर क्लाउड्स की क्या विशेषता है? इनकी विशेषता यह है कि ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, इस तरह से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा है, इसको ज्यादा वापस से परावर्तित कर देते हैं। इनका एल्बिडो ज्यादा होता है, इस तरह से वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। इसमें से क्रॉस बहुत कम करता है। तो जब क्रॉस कम करके अर्थ पर आएगा तो अर्थ का टेम्परेचर कम होगा। दूसरा है, जो अर्थ से मैंने भी बताया था आपको होने वाला रेडिएशन, जो अर्थ से रेडिएशन होता है लॉन्ग वेव के रूप में, उसको भी ये अवशोषित करके अंतरिक्ष में ज्यादा भेजते हैं, पृथ्वी की ओर कम भेजते हैं। अर्थात एक तो इन्होंने जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा था, यूं कहें, या सूर्य से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा था, उसको अर्थ तक पहुंचने कम दिया, जिससे अर्थ कम ठंडी हुई। दूसरा, जिस प्रोसेस से अर्थ ठंडी हो रही थी उसको इन्होंने अवशोषित किया, लेकिन अर्थ की ओर वापस नहीं भेजा, अंतरिक्ष में भेज दिया। तो कुल मिला के इनका नेट कूलिंग इफेक्ट होता है। तो जो लोअर क्लाउड है उनका नेट कूलिंग इफेक्ट है, और ये जो हायर क्लाउड है इनका नेट वार्मिंग इफेक्ट। वहां पर ये उल्टा लिखा हुआ है। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, यहां पर यही लिखा था, उच्च स्तर के बादल हैं, ये पृथ्वी की सतह को ठंडा करते हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि वो गर्म करते हैं। दूसरा, जो लोअर क्लाउड है वो कह रहे हैं कि ये गर्मी करते हैं, ये वार्मिंग करते हैं, तो हमने पढ़ा है कि इनका नेट कूलिंग इफेक्ट है। तो यहां पर ये एक उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं न तो एक है और न ही दो है। इसका ऑप्शन ये होगा डी वाला, ये वाला। तो इस तरह से ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसको ग्लोबल वार्मिंग वाला जो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक होता है, वहां पर हमने डिटेल में इसको डिस्कशन किया था इन क्लाउड्स का। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हमें और कौन कौन से जो साधन हम यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम यूज करके ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, वो यहाँ बनी हुई है। देखो, यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर एरोसोल का छिड़काव की एक विधि बताई हुई है, यहाँ पर वो एक कार्बन को कैप्चर करके स्टोर किया गया है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ये सब हमने वहां पर डिस्कस किया, ये वहीं से आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो कई बार कुछ चीजें डायरेक्ट भी नहीं होती, तो न्यूज में था तो हमने क्लास में किया। आगे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाली कुल सौर ऊर्जा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा से लगभग 10 गुना अधिक है। अर्थात इक्वेटर वाले रीजन में पोल की तुलना में 10 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा, अवरक्त किरणें सौर ऊर्जा का लगभग 2/3 भाग बनाती हैं। इंफ्रारेड, जो सन का जो स्पेक्ट्रम है, सूर्य की जो हमारे पास किरणें आती हैं, जो इंसोलेशन आता है, वो किसी एक किरण के कई सारी उसमें रेज होती हैं, तो उनमें एक इंफ्रारेड भी होती है। तो कह रहा है ये उसका 2/3 भाग बनाती है। इसके बाद देखें, अवरक्त तरंगों को मुख्य रूप से जलवाष्प शोषित करता है जो निचले वायुमंडल में केंद्रित होता है। कह रहा है कि इंफ्रारेड मतलब जो अर्थ से होने वाला टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उसको कौन एब्जॉर्व करता है? वाटर वेपर एब्जॉर्व करता है। ठीक है, इसके बाद अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम में, विजिबल स्पेक्ट्रम का हिस्सा होती है। तो ये इसने 4 ऑप्शन दिए। अब देखो, इसमें आपको बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं। ये आंकड़े, इस डेटा के बारे में आपको नहीं पता होगा कि 10 गुना होता है, लेकिन इसमें ये तो ढूंढा जा सकता है कि हमें कौन सा आ रहा है। इसमें देखो, मल्टीपल ऑप्शन तो है नहीं कि एक सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही। अगर आपको सही वाला आता है जो आपने पढ़ा है, अगर वो आप टिक कर दोगे तो बाकी अपने आप ही खत्म हो गया बस।
तो अगर मैं यहां देखूं तो ये वाला तो उसने बार बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। देखो ये रहा कि वाटर वेपर मुख्य जल वाष्प क्या करती है, इंफ्रारेड तरंगों को अवशोषित करती है। ये हमने पढ़ा वाटर वेपर में कि ये वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है, ये तो पढ़ते ही हैं, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है कि पृथ्वी से होने वाला जो रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो भी हमने देखा इंफ्रारेड के रूप में, उसको वाटर वेपर एब्जॉर्ब करती है। तो वो एक क्या है, हमारे पास एक की था, उससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद देखो ये लिखा है जो निचले वायुमंडल में ही केंद्रित होता है, कि वाटर वेपर निचले वायुमंडल में केंद्रित होता है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वाटर वेपर कम होती है। 10 किलोमीटर से नीचे नीचे ही इसका 99% पाया जाता है। तो अगर उस लॉजिक से भी किया जाए तो ये वाला क्वेश्चन तो सीधा सीधा सी ऑप्शन होगा इसका। लेकिन देखो हमने इसको देखा था, और भी देख लेते हैं चीजें इसमें क्या हो सकती है। देखो यहां हमने ये पढ़ा था जलवाष्प में, यहां लिखा देखो, यह पार्थिव विकिरण को, पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित करता है, इसलिए एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका 90% भाग 6 किलोमीटर से नीचे और बचा हुआ 9% क्या, 10 किलोमीटर से नीचे, 6 से 10 के बीच में, टोटल 99% 10 किलोमीटर से नीचे पाया जाएगा। ये डायग्राम बना हुआ, और यही बात उसने सीधा सीधा पूछा। तो जो आता है हमें उसी को सीधा बना देना है कि हाँ ये आ रहा है, बाकी अपने आप ही क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। और यहां पर देखो एक और ऑप्शन है, इसको भी निकाल सकते थे। अवरक्त तरंगे सूर्य विकिरण के दृश्यमान विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है। ये हमने क्लास में कितना स्पेक्ट्रम पढ़ा है। अगर स्पेक्ट्रम की आप बात करोगे, सन के स्पेक्ट्रम की, तो उसमें क्या होता है, गामा रेज होती हैं, फिर एक्स रेज होती हैं, फिर अल्ट्रा वायलेट होती हैं, फिर विजिबल आता है, इसके बाद इंफ्रारेड आएगा, फिर माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव हो जाएगा। और यहां से यहां आप जाओगे, ऊर्जा की मात्रा, एनर्जी कम होती जाएगी, वेवलेंथ इधर से इधर जाओगे बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी इधर से जाओगे कम होती जाएगी। ये सब हमने क्लास में करा और देखा था। ये इंफ्रारेड है, यही है जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है मुख्य रूप से। तो ये हमें पढ़ा था स्पेक्ट्रम, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये इंफ्रारेड विजिबल का पार्ट कैसे हो जाएगा, तो ये नहीं है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को देखना था, तो इस वाले से होगा। बाकी देखो ये आंकड़े का खेल है, यहां पर हमें याद नहीं होता है। अगर हम इनसे निकालने लगेंगे तो इससे ऑप्शन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं होती और एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, तो ये सब तो डेटा याद नहीं रहने वाला। तो ये जो आ रहा है उसी से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब अगला देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 2024 का है ये। कथन एक क्या है, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान का अंतर सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। कह रहा है कि कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप और जो ओशन है, इनके बीच में तापमान का जो अंतर है वो गर्मियों में ज्यादा होता है सर्दियों की तुलना में। दूसरा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा भूमि की सतह की तुलना में अधिक होती है। कह रहा है कि जो पानी की स्पेसिफिक हीट है वो लैंड की तुलना में ज्यादा होती है। अब कह रहा है उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। फिर वही ऑप्शन है, एक कथन एक और दोनों दोनों सही है, और कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। फिर दूसरे में होगा कथन एक और कथन दो दोनों सही है, कथन दो कथन एक का स्पष्टीकरण नहीं करता। फिर होगा कथन एक भी सही है, कथन दो भी गलत है। तीसरा होगा कथन एक गलत है और कथन दो सही है, चौथे वाला। अब देखो हमें मुख्य रूप से कंसेप्ट पे आना है। देखो यहां पर एक दूसरी चीज लिखी है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा पृथ्वी की सतह की तुलना में अधिक होती है, लैंड की तुलना में अधिक होती है। ये तो सबसे पहले क्लियर हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा है, डन है ये सीधा सीधा। ये हमने कहां पढ़ा है, ये हम हर जगह तापमान के वितरण में पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में टेम्परेचर वाला। वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, इसलिए जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ये भी हम पढ़ते हैं कि जो लैंड सरफेस है, पृथ्वी की सतह जो है जहां पर लैंड है, वो तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा होता है। तो ये तो हमने पढ़ा ही है। ये ना देखो यहां पर ये क्वेश्चन तो सबको ही पता है कि ये होने वाला है। ये पता है कि धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडे होने के में से एक कारण ये बताया था कि जल की विशिष्ट ऊष्मा होता है। उसके बाद बताया था कि पानी में मिक्सिंग होती रहती है, इसमें रेज अधिक गहराई तक जाती हैं, इसके बाद इसका प्रावर्तन भी ज्यादा होता रहता है। इन सभी कारणों से जल जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। ये अधिक मात्रा में ऊर्जा को स्टोर करता है अपने अंदर। जबकि जो स्थलीय भाग है इसका सिर्फ ऊपरी भाग ही गर्म होता है। तो जब ऊपरी भाग गर्म होगा तो सिर्फ इतने से भाग कोई ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ये तेजी से गर्म हो जाएगा। दूसरा बताया था कि इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है,
तीसरा बताया था कि ये जो गर्म होता है वो कंडक्शन की विधि से गर्म होता है, तो जो कि ऊर्जा के स्थानांतरण का एक बेहतर माध्यम नहीं है। तो ये सब हमने इसमें देखा था। तो यहां अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सतह की तुलना में अधिक होती है। ये बात सही है। और स्पेसिफिक हीट होती क्या है? किसी भी चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो उसे अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। मान लो कि ये पेन है, इसका टेम्परेचर 22 डिग्री है। अब इस 22 डिग्री से इसके टेम्परेचर को 23 डिग्री करने के लिए जो एक्स्ट्रा ऊर्जा मैं इसको दूंगा वही स्पेसिफिक हीट। तो जो जल होता है उसको गर्म करने के लिए 1 डिग्री उसका तापमान बढ़ाने के लिए हमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ती है। तो ये वाला हो गया। दूसरा देखो, अब ये वाला जो देखो, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान का अंतर सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ये गलत स्टेटमेंट है। तापमान में जो अंतर होता है वो सर्दियों में ज्यादा होता है। अब इसका रीजन क्या देखो, इसका रीजन यही यहीं पर है। देखो, पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, ये ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को स्टोर करता है। जब गर्मियां आती हैं तो ये अपने अंदर बहुत सारी हीट को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो, ये अपने अंदर ये भी गर्म हो रहा है, इसका तापमान भी बढ़ रहा है, और लैंड का तापमान भी बढ़ रहा है, तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ता है। तो अंतर तो होगा कि इसके तापमान और इसके तापमान में अंतर तो होगा, लेकिन सर्दियों में देखो क्या होता है। सर्दियों में जब इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट स्टोर होती है ना, तो वो रिलीज नहीं हो पाती है, वो मुक्त नहीं होती है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो कम गिरता है और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो लैंड का टेम्परेचर आपने देखा होगा, गर्मियों में हमारे यहां देखो टेम्परेचर 50 होता है और सर्दियों में आते 0 हो जाता है, मतलब 50 डिग्री का अंतर हो जाता है। लेकिन इसके टेम्परेचर में 50 का फ्लक्चुएशन नहीं होगा, इसमें तो होगा मुश्किल से 5-7 डिग्री का। तो जो लैंड है वो बहुत तेजी से गर्म होती है और बहुत तेजी से ठंडी हो जाती है। सर्दियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका गिर जाता है और ये टेम्परेचर अपने को बनाए रखता है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में अपने अंदर हीट को स्टोर किए हुए है। इसलिए सर्दियों में जो होता है वो अंतर ज्यादा होता है। और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल लेके जेट स्ट्रीम में भी पढ़ाया। जेट स्ट्रीम में भी इसका की छुपा हुआ है। आपने पढ़ा होगा, जेट स्ट्रीम सर्दियों में ज्यादा तीव्र तेजी से चलती है। उसकी जो जो उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो क्या बढ़ जाती है, देखो यहां लिखा है, ये रहा। यहां पर लिखा होगा कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति अभिसरण क्षेत्रों में तीव्र क्षैतिज तापीय प्रवणता के कारण होती है, और शीत ऋतु में तापीय प्रवणता अधिक होने के कारण इनका वेग शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की तुलना में अधिक होता है। वहां भी मैंने पढ़ाया था एग्जाम्पल लेके। तो सर्दियों में जो तापमान में जो अंतर होता है वो हमेशा ही ज्यादा होता है, और इसीलिए जेट स्ट्रीम भी इस समय बहुत तेज गति से चलती है सर्दियों में। और इसी को हमें यहां अप्लाई करना था इस जगह। तो यहां पर ये दूसरे वाला ऑप्शन गलत सही होगा और पहले वाला गलत होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा कि पहला गलत है और दूसरा। तो दोबारा से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, देखो इसमें पहले वाले में क्या लिखा है कि महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान का अंतर गर्मियों में ज्यादा होता है न कि सर्दियों में, इसलिए ये गलत है। जबकि अंतर ज्यादा होता है सर्दियों में। दूसरा लिखा है पानी की विशिष्ट ऊष्मा पृथ्वी की सतह की तुलना में अधिक होती है। तो हां, पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है, इसीलिए वो देर से गर्म देर से ठंडा होता है, अपने अंदर अधिक ऊर्जा को स्टोर करता है। तो ये दूसरे वाला कथन सही है और पहले वाला कथन गलत है। तो ये गलत हुआ, आपका ऑप्शन होगा डी वाला। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को देखना था। देखो, अगर आपको कंसेप्ट आता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जो सॉल्व ना हो पाए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भागों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। दूसरा, समशीतोष्ण क्षेत्रों में पछुआ पवनों के कारण महासागरों के पूर्वी भाग पश्चिमी भागों की तुलना में अधिक गर्म। फिर कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल दो, दोनों, एक और दो, और नहीं एक नहीं। अब इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत, ये पूछ रहा है। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें दोनों ही सही है। दोनों ही सही है, लेकिन क्यों सही है और क्या पूछा है इसमें। कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, तो आपने ट्रॉपिकल रीजन देखा होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आप डायग्राम बना लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। 1 मिनट लगेगा, डायग्राम बनाओ, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से कॉन्टिनेंट बना लू, यूं तरह से मान, 1 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, डायग्राम बन जाएगा।
और आपके गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। मान लो मैं यहां खींच लेता हूं, ये 0 है, यहां पर आपका 30 है, और यहां पर ये बीच का पार्ट आपका वही हो गया, ये आपके कॉन्टिनेंट हो गए, ये भी आपका। तो यहां पर हमने 0 खींचा, ये 30 है, और ये, अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर इस रीजन में ट्रेड विंड प्रवाहित होती है। तो ये रहा ट्रेड विंड, यूं यहां पर यूं चलेगी, यहां पर, और यहां पर भी मैं थोड़ा सा चला देता हूं। और इस क्षेत्र में पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं, यहां पर यूं इस डायरेक्शन में। ये कौन सी? वेस्टर्लीज विंड है, पछुआ पवनें। और ये रहा आपका बीच में ओशन। तो ओशन का ये देखो, ओशन जो है इसका ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। जैसे कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। अब जब ट्रेड विंड इस तरह से प्रवाहित होंगी तो ये अपने साथ ऊपर के गर्म जल को बहाकर लाएंगी, और इस तरह से जो जल धाराएं बहती हैं वो इस पानी को यहां इकट्ठा कर देंगी। ये ट्रेड विंड अपने साथ पानी को लाएंगी बहाकर और इस किनारे पर इकट्ठा कर देंगी। तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और पछुआ पवनें क्या करेंगी? ये अपने साथ पानी को इधर बहा के ले जाएंगी ऊपर ऊपर के गर्म को। तो ये कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। तो यहां का टेम्परेचर बढ़। तो अगर आप ट्रेड विंड के क्षेत्र में हो, ट्रॉपिकल रीजन में हो, तो ट्रेड विंड की वजह से महासागरों के पश्चिमी भाग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर आप पछुआ क्षेत्र में हो तो यहां पर महासागरों के पूर्वी भाग का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और देखो यहां पर जब इधर से इधर जाएगा तो यहां पर टेम्परेचर कम होता है, याद है? अपवेलिंग होती है इस क्षेत्रों में। कैनरी करंट आपने सुना होगा, वो सब धाराएं यहीं पर बहती हैं, ठंडी जल धाराएं। तो इस भाग में टेम्परेचर ज्यादा है। तो यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। देखो यहां पर, देखो ये हमने पूरा डायग्राम बना के किया हुआ है यहां पर। ये देखो डायग्राम बना है यहां पर। पवन जब भी प्रवाहित होती है तो अपने साथ क्या करेगी? ऊपर के गर्म जल को इकट्ठा कर देगी एक जगह पर। तो वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दूसरी साइड टेम्परेचर कम हो जाएगा। और ये रहा वो डायग्राम, अपवेलिंग डाउन वेलिंग वाला। तो यहां पर देखो अब, तो अब फिर से देखें, लिखा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भागों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। तो सही है। इस डायग्राम में देखें, यहां पर महाद्वीपों के महासागरों के पश्चिमी भाग ज्यादा गर्म है और पूर्वी भाग क्या है? ठंडे हैं। दूसरा, समशीतोष्ण क्षेत्र में पछुआ पवनों के कारण महासागरों के पूर्वी भाग पश्चिमी भागों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। तो ये रहा, पछुआ के प्रभाव में महासागरों के पूर्वी भाग ज्यादा गर्म है। तो ये वाला भी यहां पर सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो ये वाला सी ऑप्शन। तो ये रहा सी। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आपको 1 मिनट लगेगा, आप डायग्राम को बना लें और तुरंत बना के देख लें, तो गलती होने की संभावना ही नहीं रहेगी। एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है वहां पर, और ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही आसान हो, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आप वहां पर गलती करते हो जल्दबाजी में। तो 1 मिनट लगेगा, बना लो, बिल्कुल सही क्वेश्चन होने वाला है ये। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। दूसरा, केवल कुछ चक्रवातों में आंख विकसित होती है, आई विकसित होती है। तीसरा, चक्रवात की आंख के अंदर का तापमान उसके आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो, केवल एक और तीन। ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से सही है। तो आंसर मैं पहले बता देता हूं, इसका आंसर है ये वाला, केवल दो। के कुछ चक्रवातों की में ही आंख विकसित होती है, ये भी केवल दो। लेकिन क्यों होता है? देखो पहली बात करें कि जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, तो सीधा स्टेटमेंट गलत है, एक तो होगा नहीं। तो ये ऑप्शन भी गया और ये भी गया, ए भी गया और डी भी गया। अब बचते हैं दो, दो और तीन या केवल दो। अब बात करें तीन की। तीन में देखो क्या लिखा है? चक्रवात की आंख के अंदर का तापमान उसके आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है। अब आप बताओ, जो साइक्लोन होता है वो तो होता ही लो प्रेशर का सिस्टम है, उसके केंद्र में निम्न वायु दाब पाया जाता है, तभी तो हवाएं उस केंद्र की ओर चलती हैं और फिर कोरियोलिस बल के प्रभाव में घूमने लगती हैं। यही तो है चक्रवात, और है क्या? चक्रवात एक लो प्रेशर सिस्टम है, इसमें केंद्रीय निम्न वायु दाब की और हवाएं बाहर से अंदर की ओर प्रवाहित होती हैं और कोरियोलिस बल के प्रभाव में रोटेट करना शुरू करती हैं। तो वो क्या होता है? वो तो अगर यहां पर टेम्परेचर कम है तो वहां पर तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो हवाएं बाहर की ओर चलेंगी, अंदर की ओर कैसे आएंगी?
तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया उसने, चक्रवात की संकल्पना के ही विरुद्ध है, बेसिक है ये तो अगर मैं इसको भी हटा दूं तो ये भी गया और ये भी गया, तो बचता क्या है, केवल दो। ये रहा आंसर सी वाला, केवल ये लॉजिक था। अब देखो ये दूसरे वाले को देख लेते हैं। केवल कुछ चक्रवातों में ही आंख विकसित होती है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। केवल कुछ चक्रवात को भी कह सकते हैं। कुछ चक्रवात का मतलब क्या, कि हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में ही आंख विकसित होती है, टेम्परेट साइक्लोन में तो नहीं होती। देखो यहां पर ऐसा तो नहीं लिखा कि वो ट्रॉपिकल की बात कर रहा है, लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की भी बात करोगे तो वहां पर भी अगर आई जो है उसको सस्टेन करना है, उसको बने रखना है, तो विंड स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, तभी वो आंख बनी रहती है अंदर, लो प्रेशर का जो जोन है वो बना रहेगा। तो उसके लिए भी एक विंड स्पीड ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन नॉर्मल भी हम इसको निकाल सकते हैं इस तरह से ऑप्शन को करके, और यह इस तरह से कि अगर टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो उसमें तो आई की जरूरत हो ही नहीं, उसमें तो आई है ही नहीं, तो वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखो यहां पर हम ये पढ़ा ही है, देखो ये रहा पूरा का पूरा साइक्लोन है। तो साइक्लोन का जो केंद्रीय निम्न वायुदाब वाला लो प्रेशर वाला जो जोन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आई कहा जाता है। और ये इसके बाहर बिल्कुल जहां यहां तक ये बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, जो आई का क्षेत्र होता है ये बिल्कुल शांत है, यहां तक हवाएं पहुंचती नहीं है। अब देखो होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनका निर्माण ओशन सरफेस पर होता है, सागरों की सतह पर होता है, स्थल पर इनका निर्माण नहीं होता। दूसरा, ओशन सरफेस का जो सागर है उसकी सतह का तापमान 27 डिग्री से ज्यादा होना। पहला कंडीशन क्या है, ये ओशन पर बनेंगे। दूसरी क्या है, 27 डिग्री से वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा जो है यहां पर कोरियोलिस फोर्स होना, कोरियोलिस बल की उपस्थिति होने जरूरी है। इसीलिए 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी के बीच में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण नहीं होता, क्योंकि वहां पर कोरियोलिस बल नहीं होता। तो ये जो इसकी मेन कंडीशन है ये है कि यहां पर ओशन हो, 27 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा हो, कोरियोलिस बल की फोर्स की उपस्थिति हो। ठीक है। तीसरा, वायु में मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा हो, आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा देखो इसके बाद है कि यहां पर वर्टिकल विंड शेयर ना हो, ज्यादा बहुत तेज हवाएं ना चले। इसके अलावा यहां पर ITCZ होना चाहिए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतरा उष्णकटिबंधीय जोन जो होता है वो होना चाहिए। ये सारी इसकी कंडीशन होती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो ऐसी कंडीशन में होगा तो मान लो कि ये ओशन सरफेस है, तो मान लो इस जगह पर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो यहां टेम्परेचर ज्यादा होने पर 27 डिग्री से, तो यहां पर हवा जो होगी वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। इस तरह से हवाएं ऊपर उठना, तो यहां पर एक लो प्रेशर का सिस्टम बनने लगता है। तो जब हवाएं ऐसे ऊपर उठेंगी तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के प्रोसेस से हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, तो यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर का निर्माण होगा। और इस लो प्रेशर की ओर हवाएं क्या करेंगी, बाहर से इस तरह से आने लगेंगी, क्योंकि इसके कंपैरेटिवली बाकी जगहों पर टेम्परेचर कम है और प्रेशर क्या है, हाई है। तो बाहरी हाई प्रेशर से यहां पर हवाएं यूं प्रवाहित होना शुरू कर देती हैं। अब जब ये हवाएं यहां इसके पास आने लगेंगी तो कोरियोलिस बल के प्रभाव में ये घूमना लगती हैं, ये सेंटर तक नहीं पहुंचती हैं, ये यहीं से ऊपर ऐसे उठना शुरू कर देती हैं ये साइडों से, और घूमती हुई ऐसे रोटेट करती हुई ऊपर उठती हैं। तो जो चारों तरफ से हवाएं आ रही थी वो जो केंद्र का ये जो निम्न वायुदाब है यहां तक नहीं पहुंचती हैं, बल्कि इससे पहुंचने से पहले ही ऐसे घूमकर ऊपर उठने लगती हैं, और ये लो प्रेशर फिर बना रहता है। और ये लो प्रेशर वाला जो जोन होता है यही कहलाता है साइक्लोन की आई। और इसमें होता क्या, धीरे धीरे जब ये साइक्लोन पूरा डेवलप हो जाता है तो ये इस तरह की कंडीशन में हमें दिखाई देने लगता है। देखो ये पूरा का पूरा साइक्लोन इस तरह से दिखाई देता है जब पूरा डेवलप हो जाता है। तो ये देखो ये पूरा का पूरा क्या, लो प्रेशर का जोन है, बीच में ये आई का क्षेत्र है, और जो हवाएं यहां आ रही थी वो इस सेंटर तक ना पहुंचकर ये देखो यहां ऐसे ऊपर उठने लगती हैं इस तरह से साइडों में यूं। इसे बोला जाता है आई वॉल। ये आई है और ये आई के पास वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं आई वॉल। और यहां पर जब ये हवाएं ऊपर उठेंगी तो ये ओशन की हवाएं, इनमें आर्द्रता की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो इनसे कपासी वर्षा मेघ बनते हैं और उनसे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। अब ये हवाएं जो ऊपर लगातार उठ रही हैं तो ये ऊपर जाकर क्या करेंगी, धीरे धीरे ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, साइडों में जाने लगेंगी, क्षोभ सीमा के पास 13-14 किलोमीटर के पास। तो इस तरह से हवाएं ऊपर उठी और यहां पर आकर डाइवर्ज हो गई, का अपसरण हो गया। लेकिन कुछ हवाएं क्या करती हैं, ये जो यहां पर होती हैं वो वैसे आंख पर ऐसे नीचे की ओर आने लगती हैं,
कि बीच की जगह खाली है, यहां पर बिल्कुल शांत है, यहां तक हवाएं पहुंच ही नहीं रही है, लो प्रेशर का जोन है। तो ये जो हवाएं ऊपर उठी थी उनका कुछ पार्ट क्या करता है, इस आई वाले जोन में ऐसे नीचे सिंक करने लगता है, और जब वो ऐसे नीचे बैठेगी हवाएं, तो धीरे धीरे आराम से ऐसे सहजे सहजे जब नीचे आएंगी, तो वो एडियाबेटिक हीटिंग के प्रोसेस से गर्म होने लगती है। तो ये जब ऐसे हवाएं ऐसे नीचे आती हैं, तो ये एडियाबेटिक हीटिंग के प्रोसेस से गर्म होंगी, तो यहां के तापमान को बढ़ाती है। तो ये जो एडियाबेटिक हीटिंग है, वो इस आई के क्षेत्र के टेम्परेचर को और बढ़ा दे रही है। तो अगर हम बात करें तो ये आई का टेम्परेचर आसपास की तुलना में हमेशा ही ज्यादा होता है, और जब ये हवाएं इस तरह से यहां नीचे बैठेंगी, तो किसी भी तरह का यहां पर हवा ऊपर नहीं उठ पाएगी, और बादलों का निर्माण नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी। तो ये जो बिल्कुल जो आई का क्षेत्र है, ये बिल्कुल शांत होता है, यहां पर वर्षा नहीं होती, यहां हवाएं तेज नहीं चलती हैं। तो ये बिल्कुल काम जो शांत क्षेत्र है बीच का, इसे ही कहा जाता है चक्रवात की आई या साइक्लोन की आई कहते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, ताकि कम होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये सबसे पहले आई, फिर आई वॉल, फिर यहां पर होते हैं जो आपके रेन बैंड कहा जाता है। कई सारे यहां पर वल्ले होते हैं जिन पे वर्षा होती है, उन्हें रेन बैंड कहा जाता है, स्पाइरल रेन बैंड कहते हैं। तो ये चक्रवात की स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी थी, उसी से ये क्वेश्चन था, तो सॉल्व किया जा सकता है। बेसिक से क्वेश्चन था, ऐसा कुछ भी टफ नहीं था ये। अब आते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कुहासे की बूंदें बादलों वाली रात में क्यों नहीं बनती, ड्यू ड्रॉप्स। ठीक है। नंबर एक, बादल पृथ्वी की सतह से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक बात है। दूसरा, बादल पृथ्वी की विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं। तीसरा, बादलों वाली रातों में पृथ्वी की सतह का तापमान कम होता है। चौथा, बादल बहने वाली हवा को पृथ्वी की सतह की ओर मोड़ देते हैं। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा कारण है जो कुहासे की बूंदें बनती हैं, जो ओस होती है वो बनती है। अब देखो क्या है। अब अगर इसकी बात करोगे तो ये जो फॉग फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, फॉग का निर्माण कैसे होता है, ओस कैसे बनती है, ये वहां से लिया गया टॉपिक। अगर इसमें बात करोगे ऑप्शन की, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। लेकिन क्यों सही है, इसको देखते हैं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ओस का निर्माण कैसे होता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये अर्थ सरफेस है यूं, तो शीतकालीन लंबी रातों में होता है, जब सर्दी होती है तभी ओस का निर्माण होता है। तो शीतकालीन लंबी रातें होनी चाहिए, रात लंबी होनी चाहिए और ठंड होनी चाहिए। तो आपका ये जो ऊपर से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आया, इसे आप कहते हो इंसोलेशन, और यहां से जो रात में जो रेडिएशन होता है, इसे बोलते हो आप टेरेस्ट्रियल। तो जो शीतकालीन लंबी रातें होती हैं, तो रात रात बहुत लंबी होती है, तो उस दौरान क्या होगा, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा हो जाता है, और इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा होने की वजह से अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। कि रात बहुत लंबी है, तो दिन में इंसोलेशन कम हुआ, रात लंबी होने की वजह से अर्थ का टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा हो गया, तो अर्थ की सरफेस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, अर्थ ठंडी ज्यादा हो जाती है। और जब अर्थ ज्यादा ठंडी हो जाती है, तो इसके संपर्क की जो एयर है, यहां पर जो वायु होती है, वो भी ठंडी होने, अब जब वो ठंडी होने लगती है, तो उसके अंदर जो वाटर वेपर होती है, जल वाष्प होती है, वो धीरे धीरे जल की बूंदों में कन्वर्ट होने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने से ये जो एयर है वो सैचुरेटेड हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, अर्थात उसमें जल वाष्प बहुत ज्यादा हो जाती है, और फिर धीरे धीरे वो जल वाष्प जल की बूंदों में बदलने लगती है, जिसे आप संघनन कहते हो, कंडेंसेशन। तो अर्थ सरफेस के पास ही कंडेंसेशन होने लगता है। जब यहां कंडेंसेशन होगा, तो इससे एयर में निर्माण होता है फॉग का। लेकिन देखो इसके लिए होगा क्या, इसके लिए चाहिए क्या कि शीतकालीन लंबी रातें हो और ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लगातार होता रहे। अगर ये निर्बाध रूप से होता रहेगा, तो अर्थ ठंडी होती रहेगी। और शीतकालीन मैंने भी बताया लंबी रातें, तो लंबी रात होने की वजह से ये निर्बाध रूप से होता रहता है, आकाश साफ होना चाहिए, मेघ रहित होना चाहिए। अब आते हैं उस कंडीशन पे कि अगर यहां पर बादल हुए, अगर यहां पर मेघ हुए, तो वो क्या करेंगे, वो इसको इस तरह से, इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को मान लो यूं बादल बना दिया मैंने, तो यहां से जाने वाले वो रेडिएशन को अवशोषित कर लेंगे, इसको यहां से यूं अवशोषित किया। तो ये बात तो उसने लिखा है कि हाँ अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन इससे तो ये अवशोषित कर लेंगे, तो इससे तो बात नहीं बनेगी, अर्थ सरफेस तो ठंडी हो गई। लेकिन अगर इन्होंने क्या किया, अवशोषित करने के बाद अर्थ की ओर वापस से रेडिएट करते हैं,
अर्थ की ओर वापस री रेडिएट कर दिया। तो जब अर्थ की ओर वापस से री रेडिएट करेंगे तो अर्थ वापस से गर्म हो जाएगी, और जब अर्थ गर्म हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर इतना कम नहीं होगा कि इसके आसपास की हवा ठंडी हो जाए और इसका संघनन। तो अगर मैं कहूं कि ये फोग बनने के लिए या ड्यू बनने के लिए क्या चाहिए, ये इस अर्थ सरफेस का ठंडा होना बहुत जरूरी है। और ये जब बादल बन जाते हैं तो ये अर्थ से होने वाले टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद उसको वापस रेडिएट अर्थ की ओर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अर्थ इसको फिर अवशोषित करेगी, अर्थ गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो उसकी वजह से यहां की हवा ठंडी नहीं हो पाएगी, ठंडी नहीं हो पाएगी तो संघनन नहीं होगा, संघनन नहीं होगा तो फॉग नहीं बनेगा और ड्यू भी नहीं बनेगा। ये कंडीशन है इसकी। अब अगर हम इस ऑप्शन पे जाएं, यहां पर देखें, यहां पर आते हैं, देखो पहला क्या लिखा, बादल पृथ्वी की सतह से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित कर लेंगे, अगर पृथ्वी की ओर वापस नहीं भेजेंगे तो अर्थ तो फिर भी ठंडी हो जाएगी। दूसरे में बादल पृथ्वी की विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं, वापस उसको अर्थ की ओर रेडिएट कर देते हैं, तो अर्थ उसको अवशोषित करेगी, गर्म हो जाएगी तो उसके आसपास की हवा ठंडी नहीं होगी। तो ये ऑप्शन इसका होगा, इसीलिए बी वाला। अब सी वाले की बात कर लें, बादलों वाली रातों में पृथ्वी की सतह का तापमान कम होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। बादल होंगे तो पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाएगा क्योंकि वो वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा। देखा ही होगा आपने, जिन रातों में बादल होते हैं तब हमें ज्यादा सर्दी नहीं लगती है, सर्दी कम हो जाती है। इसके बाद बादल बहने वाली हवा को पृथ्वी की सतह की ओर मोड़ दे, तो बिल्कुल ही गलत। तो इन दोनों में से एक चूज करना था आपको, उसमें से ये बी वाला होगा। सॉरी, ये समझ में आया। और ड्यू के बारे में अगर थोड़ा सा बता दूं तो ड्यू क्या है, ड्यू और फॉग में क्या अंतर होता है। जब संघनन एयर में होता है, जब हवा में ऊपर वायुमंडल में संघनन होता है, तब उसको हम फॉग कहते हैं। और जब पृथ्वी की सतह पर जो वस्तुएं पड़ी हैं उनके ऊपर जल का संघनन हो जाता है तो उसे ड्यू कहते हैं। जैसे गाड़ी आपने देखी होगी तो बहुत ठंडी हो जाती है सर्दी में, तो उसके ऊपर जो बूंदे जम जाती हैं ड्यू है। घास देखी होगी, घास के ऊपर जल की बूंदे जो होती हैं उन्हें ड्यू कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो ये पूरा का पूरा फॉग हमने पढ़ा, देखो यहाँ लिखा शीतकालीन लंबी रातें, शांत वायुमंडल था, तेज हवा नहीं चलनी चाहिए, मेघ रहित आकाश होना, ये तो ये पूरा का पूरा बना हुआ है, हमने क्लास में किया था।